जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसे चल रही है आंटी, क्लास ठीक है? ओ यस, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। फिर बेसिक नॉलेज इतना अच्छा सा दे रहे हैं ना कि हाँ आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं हम फिर। हाँ, वही ना, कभी फिर एडवांस करने का भी मन हो तो वो फिर आप कर सकते हो ना। हाँ क्योंकि एक हाँ बार आपके ट्यूनिंग बैठ जानी चाहिए, बस समझ में आ गई ना तो फिर चीजें समझ में आ हाँ। जाती। मतलब देखो, ऑनलाइन में भी समझ में आ रही चीजें, क्लियर कितना नहीं, क्लियर हो रहा बहुत है। अच्छे से, हाँ, अच्छे से सिखा रहे हैं ना तो अब दिमाग में बैठ जाता है। और फिर जिसको स्टिचिंग आती है ना, तो उसको फिर पिकअप हाँ। करने में दिक्कत नहीं आती है। यस यस। हम्म। जय श्री संगीता जी। जय जिनेन्द्र। कैसे हो जय सुमन जी? जिनेन्द्र। मैं बढ़िया हूँ। सुमन जी, एक सर्टिफिकेट आप मेरे को भेज दीजिएगा ना, तो फिर मैं तो उसको मैं आपको आज थोड़ा सा मेरा क्योंकि वो बोल रहे थे टाइम। प्रोसेस में सब में टाइम लगता है, तो आप पहले कर लो ये काम। नहीं, मैं आपको कल शाम को, क्या है, बच्चे बाहर है मेरे, वो आ हम्म। जाएंगे ना, आते ही मैं उनसे बनवा के भेज देती हूँ। ओके जी, ओके ओके। ठीक। और क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। कितने मेंबर आ गए हैं? आ ही गए 15 मेंबर, तो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, 3-5 हो गए। हम्म। आप सेट कर लो, फिर करते हैं 2-4 मिनट। नहीं, सेटिंग है बेटी, क्या थोड़ा सा ये बेल्ट के बारे में सिखाना है ना। हम्म। स्टार्ट करें? हाँ जी। हाँ, नवकार मत तो लगा दो श्वेता। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री। हाँ, आज 11th क्लास है। बहुत अच्छे से चल रही है। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो पूरा अपना दे रहे हैं, ले भी रहे हैं 100% और दे भी रहे हैं, दोनों दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई कि धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं सिलाई की इस क्लास के अंदर। सुमन जी, आप भी मेहनत कर रहे हैं और साथ साथ आपके स्टूडेंट भी पूरा लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से एंड तक कुछ ना कुछ तो लोग अपना अच्छा कर ही लेंगे। तो इन्हीं आशा के साथ प्लीज कंटिन्यू करिए सुमन जी आप। थैंक यू। देखिए, हम लोग उस दिन प्लाजो सीख रहे थे। प्लाजो की ड्राफ्टिंग में वापस से रिपीट करूंगी थोड़ी देर बाद में। पहले हम अपना बेल्ट कैसे लगाते हैं वो सीख लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, बेल्ट को पहले से कभी भी
प्लाजो में ड्राफ्ट नहीं करके रखते। हमेशा जैसे अपन पेटीकोट में करते आ रहे थे कि पहले हम 8 इंच कपड़ा निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी पैंट का वो सॉरी पेटीकोट का स्टार्ट करते हैं पैनलिंग। लेकिन यहाँ हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है तरीका। सबसे पहले हम पेपर पे प्लाजो की पैंट की स्टाइल में ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर नीचे से जितना भी हमें वाइड करना होता है कर सकते हैं। लेकिन जो विड्थ आप बढ़ाते हैं वो दोनों तरफ बराबर बढ़ा लिए, जैसे पैंट में भी क्रीज के लिए बढ़ाते हैं। जैसे वो रेडी हो जाता है तब हम आधा काम पहले सिलाई का कर लेंगे, उसके बाद में इसकी बेल्ट रेडी करनी होती है। तो उसके लिए देखिए आप देख सकते हैं मैंने ये प्लाजो को आधा सिल लिया है मेरा। और ये जो मैंने, एक मिनट मैं स्क्रीन पे अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से मैंने सबसे पहली स्टेप पर क्या किया, मैंने क्रॉच से लेके क्रॉच तक सिला है। और मैंने जो साइड्स होते हैं ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये भी प्लाजो का सिल दिया है। और हमारा प्लाजो अब ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी मैंने बॉटम का टांका नहीं लगाया क्योंकि आज बॉटम का टांका मुझे आपको बताना है। इस वाली सिलाई में कुछ भी नहीं ज्यादा टेंशन है। मैंने लगभग 1.25 इंच कपड़ा दबाया है सीम के लिए, आप देख सकते हैं इस टाइप से दोनों तरफ फ्रंट एंड बैक में। अब क्या है, फ्रंट और बैक बराबर है हमारा। पहले वाली पैंट में जो जो डिफरेंसेस थे, हमने यहाँ पर एक साइड में जिप लगाई थी, एक साइड में हमने पॉकेट लगाई थी। अब बिना पॉकेट और बिना जिप के भी बहुत अच्छा प्लाजो पैंट बना सकते हैं। ये बनने के बाद अब बारी आती है इसे ऊपर से एंड फिनिशिंग लाइन करने की। तो ये हमारी कमर पर अटकने वाला हिस्सा है। और जब भी हम ऊपर वाले अटकने वाले हिस्से को बनाते हैं तो नाड़े से सिक्योर करते हैं या फिर हम इलास्टिक डाल लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इलास्टिक और एक पट्टी जो होती है उन दोनों के बारे में बताऊंगी। फिर हम इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं वो, और उसके बाद हम सिलाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमारे पास जब हम क्रॉच टू क्रॉच और साइड से साइड स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सिलाई वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। सीधा करके नापिएंगे तो ज्यादा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सिलाई जो की है ना हमने, वो सीम को छोड़ दिया मैंने, और फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक टच किया है। ये मेरा 20 इंच आ रहा है। इक्कीस इंच 21 इंच आ रहा है ये। तो फ्रंट और बैक दोनों मिला के 21 21 इंच आ रहे हैं। मैं अपनी वेस्ट नापती हूँ जहां पर कि मुझे अपनी बेल्ट को नापना है। ये मैंने पहले भी नाप लिया हुआ है लेकिन वापस से लेना आपको बता रही हूँ। वो मेरा आ रहा था 21, और ये मैंने नाप लिया। ये मेरा आ रहा है 38 एंड समथिंग कुछ आ रहा है, तो 39 ले सकते हैं, 38 आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट। तो ये जो है मेरा, ये 42 आ रहा है, और ये मेरा 38 आ रहा है, जो असल में मेरी कमर की नाप है। तब ये होगा कि मेरे को 38 इंच पर इस 42 इंच को फिट करना है। तो मैं इसमें नाड़ा तो नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें इलास्टिक बेल्ट लगाऊंगी और साथ में बुकरम की पट्टी भी लगाऊंगी। तो हमें कैसे उसको नापना होता है, उसके लिए हमें कपड़ा कैसे लेना होता है, दिस इज अ कम्प्लीटली सेपरेट चैप्टर। और ये काम हमारी पैंट्स में, निक्कर में, बच्चों की स्कर्ट्स में, इवन अगर आप बिल्कुल टाइट फिटेड कुछ पेटीकोट जैसा कुछ बनाना चाह रहे हैं उस टाइम पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे काम करना है, अभी मैंने सबसे पहले लिया ऊपर वाली वेस्ट जो इसकी है, मैंने खुद की अलग ली है, और इसकी मैंने सेपरेटली ली है। मेरी 42 इंचेस आ रही है आगे और पीछे की मिला के। मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े की जरूरत पड़ेगी, तो जहां से भी आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़ा लंबा कहीं स्ट्रिप निकल सकता है तो वहां से, अदरवाइज थोड़ा सा हमने ज्यादा ही लिया हुआ था, लेंथ का डबल प्लस 8 इंच, तो हमारे पास कपड़ा ये तो खैर थोड़ा और भी ज्यादा है। हमें इस टाइप से कपड़े को लेना है, और ये कपड़े की किनारी है, यहाँ से हम इसकी लेंथ को नापते हैं। अब इलास्टिक कितना लें, ये हमारे इलास्टिक की हाइट है, और ये मैंने पहले भी आपको नाप के दिखाई क्योंकि मेरे पास बड़ा रोल है इसका। मैंने ये लिया है 1.25 इंच, अप्रोक्सीमेटली ये 1.25 1.25 इंच है ये। तो जितना इलास्टिक हमारा है, आपको हमेशा इलास्टिक पहले नापना है, उसके बाद इस कपड़े की कटिंग करेंगे। फ्रंट इज 1.25 इंच, बैक में भी कपड़ा आएगा तो 1.25, यानी 2.5 इंच ही हो गया। प्लस हल्की सी इसकी थिकनेस भी होती है,
और आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में भी जाएगा। तो कितना हो गया हमारा ये 3.5 इंच। हमको लगभग लगभग 3.5 से 4 इंच कपड़ा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा होता है वो क्या होगा कि हम जब फोल्ड करते हैं कभी कभी और भी इलास्टिक की थिकनेस होती है, तो आप लगभग 3.5 इंच लंबा तो कपड़ा लेंगे ही लेंगे। और कपड़े की चौड़ाई इसको बोलेंगे जो हमारे अराउंड आने वाली है, वो चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम एक बुकरम की पट्टी भी काम में लेंगे। ये जो बुकरम की पट्टी है ये मैंने वैसे एक रफली काट के रखी हुई है, लेकिन इसकी हाइट भी हम बिल्कुल इस इलास्टिक के बराबर ही लेंगे। तो जितना हमारा इलास्टिक है बिल्कुल एग्जैक्टली इट शुड बी इक्विवेलेंट टू दिस, इससे बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। तो बुकरम की जो हाइट है वो हमें लेनी है इलास्टिक के बराबर। हम इलास्टिक को रख के या फिर अपनी स्केल के थ्रू 1.25 इंच इस पट्टी की लेंथ नाप लेंगे। लेंथ हमेशा ऐसे वाली जो होती है ना उसको बोलते हैं, यानी कि जो चीज लंबी है हम उसे लेंथ बोल रहे हैं। जो हमारी लंबाई वाली मेजरमेंट्स हैं, यानी मेरा 1.25 इंच द लेंथ ऑफ इलास्टिक। तो ये मेरे को इलास्टिक की लेंथ लेनी है, बुकरम की सभी इलास्टिक की लेंथ से नाप के बुकरम की लेंथ लेनी है, और हम ये 1.25 इंच ही ले रहे हैं। अब इसकी चौड़ाई कितनी लेंगे? फ्रंट में हमारी आएगी बुकरम और बैक साइड में हमारा आएगा इलास्टिक। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू लर्न कि अगर हमारे को सामने की तरफ ये लगानी है, बैक साइड में हमें इलास्टिक लगाना है, तो हम कैसे नापें? जो आपकी कमर की बॉडी से नाप के मेजरमेंट आई थी उसका जस्ट हाफ हम ये लेंगे। ठीक है, कितना आया? 38 था तो 19 आ गया, प्लस 1 इंच ऑल्सो, क्योंकि सीम में भी जाएगा ये हमारा। तो हम इसको ले रहे हैं 20। मैंने 20 इंच विड्थ ली है इसकी। ये मेरी बुकरम है, इलास्टिक अब मैं काटूंगी। और इलास्टिक मुझे कितना चाहिए? 2/3 ऑफ योर वेस्ट, हाफ ऑफ वेस्ट। तो हमारी जो पीछे की कमर थी वो भी हमारी 19 थी, 19 का आप 2/3 करिए, और जो 2/3 होगा 19 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आता है 38। 38 डिवाइडेड बाय 3, तो अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसमें भी हम 1 इंच और जोड़ लेंगे, तो 13.5 अंदाजन मैं ले रही हूँ इसको। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया है, इलास्टिक को हमें खाली एक मार्क करके छोड़ देना है। हम इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें खींचना होता है ना इलास्टिक को, तो पकड़ने के जितना भी कभी कभी नहीं बचता। और थोड़ा थोड़ा क्यों काटे, जब पूरा मेरे पास रोल है तो मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। मैंने इसको 13.5 पर ये कट लगा। तो इलास्टिक देखिए इसके कंपैरिजन में कितना छोटा है। ये मेरा बुकरम का बेल्ट है और ये मेरा इलास्टिक है, यानी बुकरम होगी हमारी कमर की जो चौड़ाई है, नॉट दिस क्लॉथ कमर, हमारी चौड़ाई उसकी जस्ट हाफ प्लस 1 इंच। और जो इलास्टिक है वो होगा हमारा 2/3 ऑफ वेस्ट। कौन सी वेस्ट? बैक वेस्ट, यानी वेस्ट जो भी आपने नापी है उसका आधा, उसको फिर 2/3 करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास में अब ये 2 पट्टियां आ गई हैं ऐसे। अब हम आ जाते हैं अपने कपड़े के लिए। तो मैंने आपको बोला हूँ कि कपड़ा जो है वो जो मैम भी लेंथ मैम का। हाँ, बुकरम का एक बार बताइए ना कैसे लेते हैं। ये बुकरम है, फ्रंट यस में मैम। मैं इलास्टिक नहीं लगा रही, बुकरम लगा रही हूँ। ठीक है, और अब की बार हमारी बटन पट्टी स्लिट वगैरह कुछ नहीं है। तो बुकरम की जो लंबाई है ये वाली, ये मैंने ली है जितनी मेरी इलास्टिक बैंड की हाइट है 1.25। और जो चौड़ाई है ना वो मेरी जो कमर आई थी 38 इंच, 38 को 2 से डिवाइड करना है बस। और उसमें 1 इंच मैंने, क्योंकि सिलाई में दबने वाला है इसलिए 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया। तो मेरा 38 का आधा 19 आ रहा था, उसमें मैंने 1 और इंच जोड़ दिया, वो मेरा 20 हो गया। ये मेरी वेस्ट बैंड है। ओके मैम। और ये हमारा इलास्टिक बैंड है जिसको अभी मैंने कट नहीं करा है। ये 2/3 ऑफ द बैक वेस्ट है, जो भी पीछे की कमर की चौड़ाई है उसको हमने 2/3 करा। और उसका हाफ, मतलब जैसे
38 है, उसका 19 करेंगे क्योंकि बैक में लगा रही हूँ मैं, तो 19 पर ही मुझे लगानी है ना इलास्टिक, तो 19 का 2/3 करना है आपको। 19 को पहले 2 से गुणा करना है और फिर 3 से डिवाइड करना है। इसमें भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि ये भी सीम में जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हमारी दोनों चीजें हो गई हैं। अब हम ये चीज लेते हैं कपड़े पर, क्योंकि कपड़े से इसको कवर तो करना ही है, इलास्टिक और बुकरम की पट्टी थोड़ा हमें उस पे लगानी है जो हमारे पैनल्स है। हमारा कपड़ा कितना होगा, हमें देखो एक आइडिया आपको ये लेके चलना है कि जो मेरा इलास्टिक है ये मुझे आगे और पीछे से कवर करना है कपड़े से। तो हम इसको ऐसे एक बार रख लेते हैं, लाइक दिस। नाप के करेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर हमने इसको एक बार और कवर किया और फिर हम इसे करीबन और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें सिलाई में भी चाहिए। तो जो भी आ रहा है इट इज अप्रोक्सीमेटली, मैं 4 इंच करीबन ले रही हूँ इसको। तो चौड़ाई जो है वो तो हम कितनी लेंगे वो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको, लेकिन इसकी लंबाई हम लेंगे 4 इंच। चौड़ाई कैसे नापेंगे, जो हमारा वेस्ट अराउंड आने वाला है। तो हमारा ये जो था ये 38 आ रहा था, ठीक है। तो जहां पर बैक है वहां हमारा क्या लगेगा, इलास्टिक। तो वो तो हम पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही लेंगे, यानी हम कपड़े में जब पट्टी काटेंगे तो हमारा ये 42 आ रहा था, राइट। मुझे 42 नहीं लेना है इसके लिए, इसमें मैं फ्रंट में लूंगी 19, क्योंकि मेरी फ्रंट वेस्ट 19 आ रही थी और बैक साइड में जितना ही आ रहा था 21, वो पूरा का पूरा लेना है। क्योंकि पीछे वाले में हम कोई डार्ट्स नहीं डालेंगे, आगे वाले में 19 लेंगे और ये 21 था करीबन यहां से लेके यहां तक। तो जो 19 है उसको इसमें डार्ट्स के साथ 19 बनाएंगे अब हम। यानी जब भी कभी हम पैंट्स की सिलाई करते हैं, हमें फ्रंट में अगर प्लेन पट्टी लगानी है, इलास्टिक नहीं लगाना है, तो नीचे वाले पोर्शन में जैसा हम पेटीकोट में नेफा लगाते टाइम नीचे में पैनलिंग में हम प्लीट्स डालते हैं, हम इसमें प्लीट्स या डार्ट डाल के और इसको जो बुकरम की पट्टी की मैंने चौड़ाई रखी है ना उसके बराबर मैं कर दूंगी। यानी इट वॉज 21 और मुझे चाहिए 19, क्योंकि मेरी वो पट्टी 19 है। और बैक साइड में मुझे ये पूरा लेना है, क्योंकि बैक में एक भी डार्ट नहीं आएगा, इलास्टिक अपने आप इसको मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी, आई विल जस्ट कैलकुलेट इट। फ्रंट और बैक को मैं दोनों को कैलकुलेट करके चल रही हूँ अभी। फ्रंट मेरे को चाहिए 19, और बैक साइड में मेरा है 21। तो मेरे कपड़े की चौड़ाई कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 40। अब ये जो 40 की चौड़ाई आ रही है इसमें भी तो हमारा कपड़ा थोड़ा सा दबेगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली अभी 41 ले लेती हूँ जो सिलाई में, क्योंकि इसमें हम जोड़ नहीं लेंगे अभी। अब मैं अपने इस कपड़े की चौड़ाई नाप लेती हूँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है क्योंकि मैं पट्टी इसमें से निकालने वाली हूँ। तो इसके बिड्स में लूंगी इस किनारी से लेके इस किनारी तक की चौड़ाई, और ये जो चौड़ाई मेरी आएगी वो मैं एक बार नाप के आपको बता देती हूँ कितनी है और मुझे कितनी चाहिए। मेरे को 41 चाहिए, ये अप्रोक्सीमेटली 42.5 आ रही है। नॉर्मली ये 44 होता है, लेकिन ये थोड़ा कम है 44 से, तो हमें इसको फिर भी कम करना है क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए हमें बिल्कुल भी। वो कपड़े को आप कहीं पर भी मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो नीचे वाले पे जोड़ना है ना, हमें बिल्कुल नाप के कपड़ा लेना है। तो इसकी पट्टी की चौड़ाई हम कैसे लेंगे, अभी मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी। मुझे 41 यहीं पे दिख रहा है, तो मैं 41 यहीं ले रही हूँ। मतलब फाड़ के हटा रही हूँ इसको। देखिए, ये जो पट्टी हम लगाएंगे इसकी जो चौड़ाई है हमारी पूरी वेस्ट बैंड पे आने वाली है। वेस्ट बैंड में हम फ्रंट में तो बुकरम की पट्टी लगा रहे हैं, तो बुकरम की पट्टी जो है वो हमने ली है सिर्फ कमर की आधी, जबकि हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा ढीला है। वो मेरा 21 आ रहा है, जबकि मुझे 19 ही चाहिए, मुझे 3 इंच कम चाहिए वो कपड़ा। तो जो मुझे 3 इंच कपड़ा कम चाहिए, तो मैं उस कपड़े को उधर ले रही हूँ, और उसके अलावा जो बैक वेस्ट है जो उस कपड़े पे है वो मैं पूरा ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जब दोनों को एड ऑन किया तो ये मेरा 40 आ रहा है, 19 एंड 21।
और मैं यहाँ पर इसकी हाइट ले रही हूँ लगभग लगभग 4 इंच। आप इसे अच्छे से मार्क करके करिएगा, मैं सिर्फ अंदाजे से ही काट रही हूँ यहाँ पर, लेकिन आप प्लीज यूज द स्केल्स टू मेक द स्ट्रेट लाइंस। पूरा प्रॉपर आप कट करिएगा। अब हमारी वेस्ट बैंड के लिए एक पट्टी तैयार हो जाती है। अब हमारे पास में 2 पैनल्स तो तैयार हैं ही। ये कपड़ा मेरे लिए किसी यूज का नहीं है इस पैंट के लिए। और ये मेरा लोअर पोर्शन रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने फ्रंट और बैक के टोटल 4 पैनल्स स्टिच किए। और ये मेरी कमर वाली पट्टी है, जिसकी लगभग लगभग 41 इंच, मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से पूरा पैक करूंगी तो वो भी सिलाई में जाएगा। आई थिंक ऑल हैव द। अब मैं एक सेकेंड, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, या किसी का कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अब मैं इसे पेस्ट करने वाली हूँ। हम्म। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, इस पट्टी की वेट और लेंथ से रिलेटेड? वेट 41 लिए है, लेंथ 4 इंच लिया है। हाँ। अब अपनी इलास्टिक नाप लीजिए। जैसे आपके पास में 1.25 इंच का इलास्टिक है, मैं थोड़ा सकड़ा या कम हाइट वाला इलास्टिक कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जब हम उसे पहनते हैं ना, खींचते हैं, तो वो ऐसे थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने इलास्टिक को थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन बता दी है मैंने। तो देखिए, इतना बड़ा रोल इसीलिए लिया है, क्योंकि जब भी कभी पैंट्स बनानी होती है इलास्टिक की जरूरत होती है। आप मीटर 2 मीटर ही खरीदिएगा, क्योंकि ये क्या है, पड़े पड़े अगर आप नहीं इसको यूज करते ना, तो इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। कितने दिन तक खराब हो जाती है मैम? हाँ, कितने दिन में खराब हो जाती है? अभी डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में पैंट्स या लेगिंग्स पड़े हैं और वो एकदम ढीले पड़ जाते हैं, तो क्यों ही ले हम इतना सारा पार्ट, फिर क्या यूज कर लेते हैं तो हमारा कपड़ा भी खराब हो जाता है। एक बार मैम आयरन जैसे भी आपने बताया कि इलास्टिक को हम हमारी वेस्ट अराउंड के 2/3 लेते हैं, तो एट टाइम्स होता है कि हमारे जो पैंट्स प्लाजो हैं उसमें इलास्टिक खराब हो जाती है, या हमारे बच्चों के कुछ हैं शॉर्ट्स वगैरह, तो उसमें भी हम यही मेजरमेंट लेंगे, 2/3 ऑफ आर ओरिजिनल वेस्ट। देखो, आपकी जो भी वेस्ट है ना, आपको कुछ नहीं ज्यादा करना होता है। आप अपनी वेस्ट मेजरमेंट कीजिए और उसको 2/3, यानी ऑलवेज यूज विद 2/3 ऑफ योर वेस्ट। ये क्या एक परफेक्ट कैलकुलेशन है, कंफर्टेबल के हिसाब से भी है, और क्या है, बहुत खींचा हुआ होता है तो हम नहीं पहन पाते हैं। ये मेरी बुकरम वाली पट्टी है, और ये मैंने आयरन गरम की है अभी। और अब आपके सामने इसको कैसे लगा ली उसको ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार आयरन का स्विच बंद कर देती हूँ, देखिएगा। मैं इसको ऐसे बीचों बीच नहीं रखूंगी, मैं इसको थोड़ा सा, ये एक तो रॉन्ग साइड है ये वाला कपड़े का, उल्टी तरफ आपको इसको पेस्ट करना है। एक तरफ मैंने इसको क्या किया है, 1.25 इंच करीबन इधर एक जगह छोड़ी है, क्योंकि इसको मैं सिलाई में दबाऊंगी। और ऊपर से भी हम इसको करीबन 1/3 ऑफ द इंच मान लीजिए, इतना, क्योंकि इतना सीम हमें पैंट के साथ जोड़ने के लिए चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखिए, जो आयरन होती है ना, उसको करते टाइम आप इसका ग्लॉसी पोर्शन देखिएगा बुकरम का। और हमेशा बुकरम की क्वालिटी भी इलास्टिक की तरह बहुत अच्छी क्वालिटी का लें। कई बार बुकरम हम लोग बिना चिपकाने वाली ले लेते हैं, उसको मैनेज करना बहुत कठिन होता है। वो नॉर्मली बहुत, मुझे तो समझ में ही नहीं आता वो आता ही क्यों है।
क्योंकि उसका कोई मुझे यूज ही नहीं समझ में आया आज तक भी। मतलब जब शेप करना है तो अगर हम हल्के वाली बुकरम लेते हैं, कई बार लाती हैं लड़कियां मेरी क्लास में भी, और उसका कोई यूज ही नहीं होता। मतलब जब चिपकता नहीं है तो फिर हमें इसके ऊपर क्या सिलाई चलानी पड़ती है, और सिलाई चलाते हैं तो वो दिखता है, फिर फोल्ड तो कर नहीं सकते, चिपकाने के लिए सिलाई चलानी पड़ती है। देखिए मैंने इस तरीके से इस बुकरम पट्टी को इसके ऊपर स्टक कर दिया है आयरन के साथ, और ये पूरी तरह से इस पर चिपक गई है। हर एक चीज की कटिंग एकदम सही ढंग से करिए। जो भी आप नाप ले रहे हैं उस नाप को कुछ भी हमें चेंजेस करने ही है। ये देखिए कुछ सीट ये इस तरीके से चिपकाना है। इसको बीच में नहीं चिपकाया है मैंने, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से ओवरलैप करूंगी, ये दोनों तरफ से चिप जाएगी, और उसके बावजूद भी इसमें एक सीम और दिखाई देगा हमारा। ये देखिए, यानी हमारी पैंट की जो टोटल लंबाई का हमने ली थी वो अपने आप 1.25 इंच इस बेल्ट को लगाने के बाद वैसे ही बढ़ जाएगी। तो नीचे से अब उसको फोल्ड करेंगे, वो 1.25 इंच उधर कम हो जाएगी, तो फाइनली द लेंथ ऑफ द पैंट विल बी इक्विवेलेंट टू जो हमने पैंट की लेंथ ली थी। अब मैं इसे स्टिच कर रही हूँ, तो हमें इलास्टिक को स्टिच ऐसे नहीं करना है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो ये कमर वाला हिस्सा है, अब इसमें फ्रंट बैक का कोई फर्क नहीं है। एक सेकंड, हम पिन को इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। तो हमें क्या करना है, ये हम पट्टी लेंगे। अब मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये बढ़वा पट्टी है, हमारे कपड़े से बाहर निकलेगी ये पट्टी। जो बढ़वा पट्टियां होती है ना, वो हमेशा कपड़े की रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ लाके सिली जाती है। उसमें एक तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, प्लस हम जो सीम लगा रहे हैं, क्योंकि हम ऊपर का टक्कर जब लगाते हैं ना तो वो इधर से ही लगाएंगे ना ऊपर से। तो जब भी हम इसे फाइनल फोल्ड करते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट ज्वाइनिंग दिस एक्सटेंडेड बैंड इन टू आउट, अंदर से बाहर की तरफ ही सिलना है आपको इसको। तो हम क्या करेंगे, मैं इसका कोई भी एक पोर्शन फ्रंट ले सकती हूँ। मैं इसे यहां पर पिन लगा रही हूँ राइट साइड की तरफ, रॉन्ग साइड की तरफ रखना है, और राइट साइड की तरफ आप इसे लेकर आएंगे। तो मैंने जो ये बुकरम वाला हिस्सा है ना, इसको इसके साथ एडजस्टेंट किया ऐसे, और अब मैं यहां से लेके यहां तक सिलाई कर देती हूँ। तो एक पिन लगा रही हूँ मैं खाली, और क्योंकि अब ये बुकरम खुद ही मेरे को बता रहा है कि मुझे सिलाई कहाँ से करनी है। बुकरम पे सिलाई बिल्कुल नहीं करनी है आपको, दोनों चीजों को सुपर इम्पोज कर लेना है, फ्रंट एंड बैक को। लेकिन अब ये कपड़ा राइट फेसेस टुगेदर नहीं है, ये मैंने उल्टा वाला पैनल यहाँ रखा हुआ है, और उसके ऊपर ये भी उल्टा है। और एक बार वापस से बता दूं, ये देखिए हमें अंदर की तरफ यानी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ सिलाई लेके आनी है। तो हमेशा रॉन्ग साइड पर आपको ये रखना है, रॉन्ग एंड राइट फेसेस टुगेदर हो रहा है। ये वाली जो हमारी पट्टी है, इसका राइट फेस हमारे प्लाजो पैंट के रॉन्ग साइड पर रखा हुआ है, और वहीं से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। तो इसको बिल्कुल स्टिच करना है, बिल्कुल पैरेलल रखना है। और अभी मैम मेरा इसमें काम के बगल में सिलाई करती हुई चल रही हूँ मैं, और अब मेरे को रुकना पड़ा क्योंकि मैंने आपको कुछ एक चीज मिसिंग कर दी। मैम इसमें जो देखिए, आपने 5 इंच का साइड में छोड़ा था हाँ उसको क्या करना एक है? सेकेंड रुकिए, वो जो चीज थी ना वहां पर, अब मैंने इसको बीच में रोका है बिकॉज आई हैव फॉरगेट। ये देखिए, ये जो था हमारा 21 था और ये मेरी 19 है। मैं इसको 21 कैसे बनाऊंगी, मैं इसमें क्या करूंगी, सेंटर से एक परफेक्ट मेजरमेंट लेकर के, और 19 को हम 21 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरा कितना बच रहा है, 2 इंच। तो मैं करीबन 1 इंच कपड़े को प्लीट की तरह पकड़ के पिन कर दूंगी। मैंने पिन भी इसीलिए उठाया था, लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, मैंने इस बैक फ्रंट पैनल पर 1 इंच कपड़ा यहां से दबाया है, और जो इस बैक पैनल का ये जो सेंटर था ना, इससे एग्जैक्टली सेम दूरी पर ही मैं 1 इंच कपड़ा
इधर भी दबा दूंगी, तो मेरा जो फ्रंट पैनल है वो अपने आप 19 इंच के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं कोई इलास्टिक नहीं लगाने वाली। मतलब आपको इसमें डार्ट डालने हैं या प्लीट्स डालनी है, ये आपको डिसाइड करना है। जेंट्स की पैंट्स में हमेशा डार्ट्स ही डालते हैं। लेडीज की पैंट्स में डार्ट हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमारा थोड़ा सा स्टमक बैली पोर्शन हल्का सा फ्लफी होता है, हम बैठते उठते हैं। तो आप यहाँ पर डार्ट्स की बजाय सिर्फ प्लीट्स डाल लें। और फिर मेरे पास धागा खत्म हो गया नीचे, फिर वापस से टाँका लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरा है पैनल बैक वाला, ये मेरा फ्रंट पैनल है। और अभी मैंने सिर्फ बुकरम की पट्टी को यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच किया है। मुझे मैं बॉबिन में थ्रेड डालना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। इस बीच में आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलाई का पार्ट। इसके नॉर्मली आपको जब सिलाई करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैम अभी जो आपने पौना इंच का साइड में सीम रखा था, वो वहीं हाँ से आपने कपड़े को साइड से ज्वाइन किया है? मतलब जो साइड हमारी जहाँ से हमने ज्वाइन किया है फ्रंट और बैक हाँ को, आपने हाँ हाँ। एग्जैक्टली वहीं से ही स्टार्ट किया है? मैंने है ना वो जो पौना इंच है ना उसको छोड़ रखा है अभी। मैंने जहां से मेरी बुकरम स्टार्ट हुई है ना, बुकरम जो यस मैंने मैम। पेस्ट की थी ना, वो पौना इंच छोड़ के की थी मैंने, क्योंकि मेरे को कपड़ा दबाने के लिए चाहिए ना। पौना या आधा इंच जो भी देखिए आप, मैंने सिलाई है ना, मैंने ये जो कपड़ा है ना, देखो ये फ्री दिखाई देगा आपको, ये मैंने जोड़ा ही नहीं है इसमें, मैंने सिलाई यहाँ से शुरू की है। ठीक है, तो लेकिन मैम ये उससे पहले एग्जैक्टली वहीं से किए जहाँ से हमारा ज्वाइन आ रहा है, फ्रंट और बैक का? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, फ्रंट और बैक का जो साइड ज्वाइंट आना, सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड का ज्वाइंट है, मैंने यहाँ से हम्म। लगाया ओनली ऑन द फ्रंट साइड। ये क्या, धागा ही खत्म हो गया था मेरा और मैंने बाद में इसको चेक किया। अब मैं फिर से लगा रही हूँ क्योंकि कुछ मिसिंग हो गया, इसमें धागा ही नहीं आया। और दोनों साइड्स में आपको ये डार्ट समझ में आ गए होंगे। जैसे हम पेटीकोट की प्लेटिंग करते हैं वैसे ही इसमें भी करनी है। मैम तो 1-1 इंच दोनों तरफ सेंटर में दे सकते हैं ना? सेंटर में नहीं देना है, मतलब लेफ्ट सेंटर और में राइट चार लेग के चार इंच सेंटर दोनों में? तरफ दिया है मैंने। सेंटर लिया, उसके 4-4 इंच दोनों तरफ, जो हमने जैसे सलवार में डाली थी ना प्लीट्स, सलवार में तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी और मेजर भी नहीं किया था। इसको आपको एग्जैक्टली मेजर करना है क्योंकि दोनों तरफ का टेढ़ा हो जाएगा वरना पैंट। धागा डालना। मैंने पिन लगा रखा है खाली उस डार्ट पर, और उस डार्ट के साथ मैंने स्टिचिंग भी कर दी है इसकी। दोनों का डायरेक्शन देखना है। ये है आउटर, ये भी आउट आएगा। मैंने यहाँ पे आके एक बार इसको पक्का कर दिया है कि आई वांट टू शो यू कि मैंने अभी तक कितना सा काम किया। ये वाला जो है, मैंने बुकरम की पट्टी के यहाँ पर सिलाई की है बिल्कुल, और जो एक्स्ट्रा मैंने प्रेस करते टाइम छोड़ा था ना कपड़ा, ये इधर है,
और ये बिल्कुल फ्रंट पैनल पर हो गया है, और फ्रंट पैनल पे मैंने ये प्लीट्स डाल रखी है ताकि मैं इसको 21 इंच को 19 इंच पे कन्वर्ट कर सकूं। हमेशा ये डालना ही है। कई लोग पूरी पैंट पे बिना इलास्टिक डाले भी बनाते हैं, तो जब आप बिना इलास्टिक के बना रहे हैं तो भी आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको कमर जो है आपकी, उतना आपको डार्ट डाल के कमर को इस बेल्ट के बराबर कर लेना है जितनी बेल्ट है। तो ये 19 इंच चौड़ी हमारी पट्टी है बुकरम की, तो मेरी फ्रंट कमर जो है वो 19 रह गई है। मैं एक बार अब इसके साथ में इलास्टिक कैसे अटैच करते हैं वो कर रही हूँ। हमारे पास में कपड़ा तो ये सेम एज इट इज है, और एक सेकेंड इसको यहाँ रख लीजिए। सबको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पोर्शन दिख रहा है सबको? यस मैम। कुछ नहीं कर रही हूँ, एक तो क्या लाइट का फोकस आता है, प्लस आपको ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। हमने अभी तक खाली इस वाली बुकरम वाली पट्टी को लगाया है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक को कैसे लगाएंगे वो देखना है। हमारे पास में जो इलास्टिक है वो मैंने बैक वेस्ट का 2/3 पर एक कट लगा रखा है। मैं मार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मार्क कई बार क्या इनविजिबल हो जाता है काम करते करते तक ही, फिर हम आगे तक सिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे ये रखी हुई ना बुकरम, इसके बिल्कुल बगल में मैंने इस इलास्टिक को रख दिया। बुकरम पे थोड़ा सा मैंने चढ़ा दिया, हल्का सा, करीबन आप मान लीजिए 1/4 सेंटीमीटर जितना। और अब मैं यहाँ पर इसको रख के और 2 बार इस पर टांका लगाऊंगी, ताकि मेरी जो ये है इलास्टिक ये इस पर सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि इसको चिपका नहीं सकते आप। ये इलास्टिक मेरा इस बुकरम वाली पट्टी के साथ अटैच हो गया। अब हमें इस बुकरम पट्टी को और इलास्टिक को अब बिल्कुल नोटिस नहीं करेंगे, पहले वाली सीन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बैक वाली वेस्ट पर मैं अब सिर्फ ये पट्टी सिल रही हूं। अभी इलास्टिक मैंने फ्री छोड़ दिया उधर, और पूरी बैक साइड में जितना हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है, ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, क्योंकि कम नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट से भी थोड़ा सा मैंने 1 इंच करीबन ज्यादा ही किया हुआ, और मैं सीम उतना ही ले रही हूँ जितना मैंने इलास्टिक वो बुकरम की पट्टी को प्रेस करते टाइम छोड़ दिया था। किचन में। मैं एक बार इस बुकरम की पट्टी तक पूरी सिलाई लेके जा रही हूँ वापस से, क्योंकि वो थोड़ा सा स्टिचिंग मेरा इतना लेट हो गया, थ्रेड नहीं था। अब मैं वापस वही पहुंच गई हूँ जहां से मैंने इलास्टिक स्टार्ट किया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फोल्ड करना है, जैसे नेफा फोल्ड करते हैं वैसे, पेटीकोट के नेफे की तरह। तो बुकरम में तो हमें कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन जब हम इलास्टिक के साथ में फोल्ड करेंगे, तो जैसा आपने पहले देखा होगा कि इलास्टिक के साथ जब भी कभी हम फोल्ड करते हैं, पहले मैं इसे सीधा कर लेती हूँ क्योंकि ये उल्टा है अभी, आपको एक बार पूरा दिखाती हूँ कि फाइनली हाउ इट लुक्स। ये देखिए, हम इसको अब फोल्ड करेंगे ओवरलैप करके, बिल्कुल खींच के आराम से, एकदम बराबर से। हम इस पर कोई मशीन का टाका भी नहीं लगा रहे, लेकिन ये जो हिस्सा है ना, इसे हम अंदर की तरफ लेंगे यहां से, और ऐसे करके ये बुकरम की पट्टी का ये जो नीचे वाला टाका है, ये वाला, इसे तो आप बुकरम के ऊपर चढ़ा दीजिए इधर से।
ऐसे। और फिर जो एक्स्ट्रा ये हमने ओवरलैपिंग लिया था ये, और फिर इसको पूरा ऐसे करके ढक देंगे, तो हमारा ये जो है पट्टी ये पूरी तरह से इसको कवर कर लेगी। इस तरीके से आएगा ये। बुकरम की पट्टी पे तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही हम इलास्टिक पर पहुंचेंगे, हमें इलास्टिक को अंदर रखते हुए नेफे को मोड़ना है, लेकिन इलास्टिक पर हमारी मशीन बिल्कुल नहीं चलेगी। तो अब मैं यहाँ पर मशीन चला के और इसको कवर कर रही हूँ। आप लोग सब ध्यान से देखिएगा कैसे काम करना है हमें। अभी किस तरीके से फोल्ड किया है, जितना मेरा पहले वाला स्टिचिंग जा रहा था ना, उसमें इस कपड़े को जो हमने सीम में डाला था उसको तो मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया, ऊपर से भी अंदर मोड़ा है कपड़े को, और थोड़ा सा एक सूत में पैरेलल की तरफ सिलाई करूंगी, उस साइड में नहीं। हमारा पहले वाला स्टिच दिखना भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा दबना भी नहीं चाहिए। और उससे पहले जो हमारा ये साइड का जो मैंने बोला था नहीं दबाना पड़ेगा हमें, ये भी हम पूरा कवर कर सकते हैं ये। तो ये भी अच्छी तरह से पैक हो जाएगा और हमारा पूरा नेफा एक तरह से साइड से भी पूरा बंद हो जाएगा। ये सारा चारों तरफ से स्टिच हो गया है बेल्ट हमारा। अब बस मुझे इस बुकरम की पट्टी को और बेल्ट उसको इलास्टिक को दोनों को इस नेफे में कवर करना है। वो बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि अब हमारे को नापने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहें तो इस स्टेज पर पिन लगा सकते हैं। थोड़ा सा एक धागा आगे की साइड में आ रहा है, मैम इसको कट सकते हैं। हाँ मैम जो आपने पीछे से ये पूरा पट्टी अटैच करी बेल्ट वाली पीछे वाले पार्ट में, उसका हाँ, पूरा वापस आप आगे तक लेके आए उस पट्टी मतलब स्टिचिंग वो बुकरम के वहां पूरा से अराउंड वापस नहीं बन डबल गया। स्टिच किया। वो डबल इसलिए किया था कि मेरा धागा नीचे वाला खत्म हो गया था। तो मुझे बुकरम की पट्टी पर भी है ना कहीं कहीं लग रहा था कि मिसिंग है कहीं धागा। तो अदरवाइज बस वहां उसको, पीछे तक लाके खत्म करना है ना पीछे। हाँ, वो अगर आपको लग रहा है कि मेरा अच्छे से सिलाई हो गई तो दोबारा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो दो तीन तीन सिलाइयां वैसे भी होएंगी। अब और आपको उसके यहाँ बाद से बस यहाँ, फिर हम साइड वाले को अटैच करेंगे। हाँ साइड वाला जो खुला हुआ था ना, क्योंकि वो जो हम्म। पाइप बनेगा ना इधर से लेके इधर तक, हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो जो भी एंड आएगा वहां मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, 41 कर दिया था ना राइट। कपड़े को, तो वो हम्म। हमारा उसमें आ जाएगा फिर। मैम हाँ ये आप जो भी दोबारा जो ये सेकंड सिलाई आपने जो बताई, ये हम्म, बकरम के ऊपर आएगी? हाँ ये तो बुकरम पे ही आएगी। ये वाली जो है ये वाली बुकरम पे आएगी, लेकिन बुकरम यहाँ पर फोल्ड नहीं होगा। मेनली प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, बुकरम पे आप सिलाई चला रहे हो, जैसे आपने नीचे लगाया बॉटम अराउंड पे, तो बुकरम सीम में अगर चला गया हमारा, तो वो सीम भी तो हमारा अंदर मुड़ेगा ना फिर। यहाँ हम्म। पे तो मैं इसको ढक रही हूँ बुकरम को, तो जब बुकरम को ढकूंगी तो बुकरम पे मशीन आएगी आएगी। बुकरम को फोल्ड में नहीं जाने देना है हमें। अगर हमारी बुकरम फोल्डिंग में जाती है ना, तो वहां पे बड़ा मोटा सा हो जाता है कपड़ा। तो हम्म। आपको बुकरम को फोल्ड नहीं होने देना है, बस वहां पर आपको ध्यान रखना है। या तो बुकरम पर आएगी, हाँ, मिस कर गया। मैं इधर उधर कुछ बात करने लगती हूँ तो कुछ मिसिंग हो जाता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत आ रही है समझने में? आप लोग एक सादा पट्टी लीजिएगा और फिर आप उसे फोल्ड करके देखिएगा। बहुत आसानी से आपको ये बेल्ट लगानी आ जाएगी, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करना है आपको। ये मैं करीबन, जैसे अपन कुर्ते को नीचे से मोड़ा था ना, बहुत बारीक भी नहीं लेना है, थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें इसको पूरे को दबाना है अंदर। इस टाइम पर आप अपना स्निपर यूज कर सकते हैं अंदर घुसाने के लिए, लेकिन आपको तो मुझे वैसे भी धीरे धीरे ही बताना है। मैं इसको पूरा इसकी तरफ फोल्ड कर रही हूँ।
एक सेकंड, एक दो कपड़ा इधर उधर आप पकड़ लिया। एक ये सीम रिपर आता है, जैसे कई बार उल्टा सीधा पकड़ने में आ जाता है ना कपड़ा, तो हम उससे इसको घेर सकते हैं। मेरा नीचे से कुछ कपड़े को इधर उधर पकड़ लिया इसलिए, तो उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप चाहे तो कच्चा कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मेरे को रुक रुक के सिलाई करनी पड़ रही है ना, अभी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं कच्चा लेके इसका बैठूंगी। और पिन मैं लगा नहीं रही इसके ऊपर, क्योंकि पिन क्या है, अंदर चला जाएगा, तो फिर मुझे निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। कच्चा टाका ही बेस्ट रहता है यहाँ पर, क्योंकि नेफा पूरी तरह से अंदर मोड़ना है मुझे। जैसे खड़े खड़े स्टिचिंग हो रहा है ना, तो थोड़ा सा फिनिशिंग में भी लग रहा है मेरे को इतनी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाना है मेरे को। देखिए इलास्टिक का थोड़ा सा, अभी मैंने सीम हटाया ना, एक बार और इलास्टिक को मैं सिक्योर करूंगी। अब हमें इलास्टिक पर आना है, बुकरम में लगा चुकी हूँ देखो। बुकरम का नेफा मैंने फोल्ड भी कर दिया है ये। अब हमारे इलास्टिक के नेफे पर, तो इसके लिए हमें पिन लगाना पड़ेगा इसका। ये हमारा वेस्ट बैंड फ्रंट वाला रेडी हो गया। आज तो बहुत ही कपड़ा पकड़ रहा है इधर उधर, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली, उधर से देख लेती हूँ ना, वापस से ही निकालना पड़ेगा, इसलिए कहीं और से भी कपड़ा पकड़ लिया। ये मैंने नेफा स्टिच किया है, और अब मैं इसको इलास्टिक बैंड को इसके साथ रखूंगी। तो आप चाहे तो इसे कच्चा कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है, मेरे को भी थोड़ी सी देखने में दिक्कत आ रही है एक साथ इस काम को करते हुए। हमें इसी ढंग से इलास्टिक को भी ओवरलैपिंग कपड़े के साथ में इलास्टिक पर बिना मशीन चलाए फोल्ड करना है, और हमारा इलास्टिक अंदर चला जाएगा। इलास्टिक का मेजरमेंट बिल्कुल पट्टी से नाप के लिया है, तो हमारे पास में कपड़ा जितना है, कोशिश करिएगा बिल्कुल भी इस पर सिलाई नहीं आए। और अभी बहुत आराम आराम से सिलाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो मेरा इलास्टिक है, ये काफी लंबा है, मुझे चाहिए सिर्फ 230। मैम अभी आपने क्या बोला, लास्टिक पे तो सिलाई आएगी ही नहीं, तो ये जो आप मोड़ रहे हैं वो बहुत मतलब पहले तो सीम जो था हमारा, हमने उसको ऊपर फोल्ड किया, उसके बाद ये पट्टी इलास्टिक का फोल्ड कर दी। हाँ, हाँ, उसके बाद ये जो इसको पट्टी पे दूसरे एक्स्ट्रा वाले को कपड़ा मैंने होता है ऊपर अंदर। फोल्ड किया है, तो इलास्टिक बिल्कुल अच्छे से अटैच कर लेना है। हमारा कपड़ा 4 इंच है ना, तो थोड़ा सा सिलाई से इधर आ रहा है अपने आप। और मैं यही बात बुकरम पे तो कहना चाह रही बुकरम हूँ, के ऊपर लिया हमने सिलाई। क्रम भी तो लिया, इलास्टिक पे नहीं लेना है। आपको इलास्टिक को क्या करना है, देखो बुकरम जो है ना हमारी, उस पर आप सिलाई लेते हैं नहीं लेते हैं, वो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इलास्टिक पे सिलाई नहीं लेना है। आप चाहे तो बुकरम पे भी ना ले, वो आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस क्वेश्चन का ही जवाब दिया था कि इलास्टिक पे सिलाई आनी नहीं चाहिए, बुकरम पे अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा। वैसे तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है, हमने सब कुछ नाप के लिया है ना, तो आएगी नहीं। लेकिन अगर आ रही है तो दिक्कत नहीं, इलास्टिक पे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब देखो मेरा ये जो 2/3 है, ये तो मेरा बहुत पहले ही फिनिश हो गया, और अभी तो मुझे और आगे तक सिलाई करनी है। और इस केस में अगर मैं खींचती हूँ ना इसको, इलास्टिक को,
तो इतने सल से पड़ जाते हैं कि सिलाई में सफाई आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो आप इसको आराम से पहले सिल लीजिए, बाद में इसको 2/3 वाला जो मार्क लगा रखा है ना, वहां पर ला करके मैं इसे खींच लूंगी और फिर वहीं से कट करूंगी। अभी काट नहीं रही हूँ। और देखो अब ये लास्ट में आ गई मैं। अब मुझे यहाँ पर करीबन 1.5-2 इंच पे रोकना पड़ेगा सिलाई को, क्योंकि इलास्टिक को खींचने के लिए मेरे को जगह ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पर आकर के फिर मैं देखो कैसे खींचूंगी, इसको देखना है आपको। मैं मशीन में से धागा नहीं हटा रही, लेकिन मैंने इलास्टिक के जितना इसमें जगह छोड़ रखा है। अभी मेरा इलास्टिक बैंड बहुत बड़ा है, मैं एक बार इसका थोड़ा सा उठा लेती हूँ और फिर अब मैं इसे खींच रही हूँ। खींचते टाइम मेरा इलास्टिक बिल्कुल भी रोटेट नहीं होना चाहिए। ये मेरा कट वाला हिस्सा आ गया देखो सामने। अब मैं इस कट वाले से इसको पूरा कट कर देती हूँ। और इस केस में यहाँ पर हमारा एकदम इलास्टिक छूटना नहीं चाहिए। अगर ये छूट गया तो स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, क्योंकि इलास्टिक छोटा है और कपड़ा हमारा बड़ा है। अब हमको ये वाली जो जगह है ना, लास्ट वाली, ये करीबन मैंने 1-1.5 इंच छोड़ा था, इसको मैं पूरी तरह से फिनिश कर दूंगी। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगी ये वाली चीज, क्योंकि इसमें नॉर्मली फिनिशिंग आने में साल आते हैं, या कई बार क्या होता है, अभी मेरा खुद का ही कपड़ा इसने 2-3 जगह से पकड़ लिया, क्योंकि क्या है, मैं उधर देखने लगी और कपड़ा कहीं मेरा फोल्ड हो गया था। मैम एक बार आपने एंड में क्या किया वो आप ऐसे आगे करके दिखा दीजिए ना, अभी जैसे मैं अभी पूरा आपने दिखा, रखा था। एक सेकंड रुकिए। देखो अभी मैंने कुछ भी नहीं करा था, मेरा जो इलास्टिक था ना यहाँ पर आके, वहां पे मैंने काट दिया था। अब ये भी तो आगे भाग जाएगा क्योंकि पूरा फ्री है। तो मैं इसका एक बार इस पे एक टांका लगा देती हूँ, क्योंकि वैसे तो लगेंगे 2-3 टांके। मतलब लास्ट वाला जो इलास्टिक है ना, जहाँ से मैंने कट किया है, वो कपड़े के साथ मुझे ऐसे सिलाई कर देनी है एक बार और, ताकि मेरा इलास्टिक कहीं जाए नहीं, वरना वो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ पे इसकी। अब पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने जो एंड में किया ना, एक साइड से तो हमने स्टिच कर दिया था और एक साइड से कपड़ा पूरा राउंड अबाउट ही था। नहीं सॉरी, मैं कह रही हूँ कि जैसे आपने अभी थोड़ा सा छोड़ा था कपड़ा लास्टिक के लिए, फिर आपने खींच ली इलास्टिक। हाँ, फिर मैंने ना उसके बाद इलास्टिक खींच के उस इलास्टिक को वहां से कट कर दिया, और वो जो जगह जरा सी छोड़ी थी ना, उसको पैक कर दिया पूरा। ये इतनी सी जगह छोड़ी थी मैंने यहाँ से, ये पूरा ओके। पैक किया। और जो इलास्टिक था ना जहां से कट किया था, उसको इस कपड़े के साथ मैंने 2-3 बार पक्का कर दिया। तो यहाँ से तो भी पक्का है मैम, मेरा इलास्टिक। मैम मैम जहाँ पे लास्टिक आपने पे पक्का, कुछ हाँ, लगाना पड़ेगा हमें वहां पे, पिन या कुछ, कि वो नहीं होल्ड नहीं, हो जाता आपने है? नहीं नहीं, आपने जैसे खींच के रखा ना, इमीडिएटली यू हम्म। हैव टू, आप यहाँ पे पिन लगा दीजिए अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत तेज खिंचाव है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरा जो वेस्ट बैंड है ना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, मेरा 1-1.5-2 इंच का ही तो आया है इलास्टिक का। देखो आपको एक चीज बताती हूँ मैं, ये जो है ना, ये जो ढीला ढीला पोर्शन दिख रहा है, ये तो मेरा फ्रंट है, और ये जो मेरे को खिंचाव वाला दिख रहा है, मेरी वेस्ट है। समझ रहे हैं? लेकिन ये करीबन 21 है और ये करीबन 19 है, फर्क देखिए आप। लेकिन ये कितना ढीला है, क्योंकि इसमें इलास्टिक नहीं है। अब हमारे पास में क्या है, बहुत छोटा इलास्टिक है और हमने बहुत तेजी से खींचा है, तो वो जा सकता है पीछे। मैंने पिन लगाए बिना भी स्टिच कर दिया। आप इसे सिक्योर करिए आराम से। यहाँ पर इलास्टिक पे 2-3 जगह पिन लगा दो, ताकि हम जब इसे पैक कर रहे हैं ना लास्ट वाले को, क्योंकि तब तक तो हमारे पास में इलास्टिक बहुत लंबा था, तो ये कहीं यहाँ ना चला जाए, अंदर डूब नहीं जाए। तो फिर आपके पास में अंदर मैम पिन की जैसे हम नाड़ा डालते हैं। मैम लास्ट में इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगेगा ना, जहाँ से हाँ, खत्म वो कर रहे हैं? अभी लगाऊंगी, पहले आप यहाँ तक समझ लीजिए। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल अच्छे से फिटिंग वाला प्लाजो बनेगा। और इसमें बैक साइड में मैंने इलास्टिक लिया है ये, और फ्रंट में मेरी खाली बुकरम वाली पट्टी है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं इस इलास्टिक को 2-2 3-3 स्टिचेस के साथ में पक्का करूंगी। तो इसके लिए देखो बहुत आसान है, पहले भी हमने किया है एक दिन। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मशीन में लगा लेंगे, और इलास्टिक वाली बैंड के करीबन 1 सेंटीमीटर नीचे आ गई मैं। अब मुझे कपड़े के साथ इलास्टिक को स्टिच करना है। इस केस में आपको क्या करना है, पहले आप 1-2 स्टिच पक्का कर लीजिए, और आपको दोनों हाथों से, घर में अगर आपकी हाथ की मशीन है तो किसी और व्यक्ति की मदद लीजिए, पहले इसे पूरा खींच लीजिए, तो ये कपड़ा क्या है, इस पे बराबर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद हम इसको, मशीन को इसके साथ धागे को 1 बार या 2 बार पक्का कर लेते हैं। अब हमें इसको पूरा कपड़े के साथ खींचना है।
यानी जब इलास्टिक हमारा है और ये काम आपको 4-4 इंच के लिए बैठे, बस 4 इंच से पकड़ा, उसका खींचा, एक भी सल नहीं होना चाहिए। और सल होगा ना तो वो इलास्टिक इलास्टिक जैसा रहेगा ही नहीं, वो कपड़ा खींचेगा नहीं जब आप पहनेंगे। ये देखिए, ये मैंने एक टांका लगा भी दिया है इसके ऊपर। अभी एक बार और लगाना है, कम से कम 2 या 3 जरूर लगाते हैं, नहीं तो इलास्टिक हमारा गोल गोल घूम जाता है और इसका लुक भी नहीं आता है। वापस से स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे खींचना है ना इसको, तो आप इसे 2 बार पक्का करिए। कई बार क्या होता है, खींचते हैं ना हम और पता चलता है मशीन में से धागा ही निकल गया, तो पक्का कर लीजिए और फिर इसे खींच के रखिए। अब इसे पूरे दोनों हाथों से खींच लिए। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक ही तल नहीं है जब मैं मशीन चला रही हूँ, लेकिन जैसे ही छोड़ती हूँ इलास्टिक अपना शेप ले लेता है। ये मेरा देखो बैक पोर्शन से इतना सही दिखाई दे रहा है। 2/3 ऑफ माई वेस्ट, यानी कितना हो गया, 19 था। 19 का मेरा करीबन 13.5 ही था, वो भी थोड़ा बहुत दबा दिया मैंने सिलाई में, तो 13.5 के अराउंड आ गया। और ये मेरी फ्रंट वाली पट्टी है। नाउ यू कुड सी दिस। ये चीज जो मैंने अभी की है ना, आपने जैसे पेटीकोट बनाया, उसके नेफे में वैसे नॉर्मली कोई भी आदमी बिना नाड़े के तो पेटीकोट नहीं पहनता है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं तो इलास्टिक डाल के कोई स्कर्ट बना सकती हूँ, तो आप वो जरूर बना लीजिएगा। इसका थोड़ा सा टाका खुल गया। ये जो फ्रंट मैम वाली पट्टी थी, इस पे अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ बुकरम पे चला सकते हैं क्या। मैंने ये नहीं बोला है कि बुकरम पे चलाना है, चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सीम जो इलास्टिक के लिए हमने लिए, वही हमारे पास में बुकरम के लिए थी। आप देखिए ये पूरा हमारा रेडी हो गया है। आई थिंक एवरीथिंग विल क्लियर टू यू। ये मेरा फ्रंट ही था, क्योंकि मैंने इन टू आउट लगाया था। क्योंकि फ्रंट से लगाते तो पता है टांका बहुत आसानी से हमें दिखता है कि हमारा कहाँ जा रहा है, वरना हम अंदर की तरफ लगाते हैं तो कई बार या तो इस कपड़े पे आ जाता है, इधर आ जाता है। तो जब भी कभी बढ़वा पट्टी लगाएंगे ना, हम अपनी पट्टी को अंदर की साइड से लेके ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ये हमारा मेन पैनल है और उससे बाहर निकल रही है, इसलिए इसको बढ़वा पट्टी या एक्सटेंडेड बैंड बोलते हैं। और यही एक थ्योरी है जो आपको परफेक्टली यू कुड मेक द सलवार। आप सलवार भी अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो सलवार में तो हमारी बेल्ट वैसे भी सीधी ही है, उसके लिए आप अलग से नेफा नहीं लेंगे। बेल्ट वाली सलवार है आपने बनाई है, तो आप उसमें आराम से ऊपर ये नेफा पट्टी और ये सब इलास्टिक बैंड जैसा भी चाहे वैसा बना सकते हैं। उसमें नाड़ा लगाने की इतनी जरूरत नहीं है। बस 2/3 आप इलास्टिक ले लीजिए, फोल्ड करिए, और बस इलास्टिक पे बिल्कुल मशीन नहीं आनी चाहिए। बाद में ऐसे 2 स्टिचेस 3 स्टिचेस ये फाइन स्टिचेस डाल सकते हैं। ये मेरा प्लाजो। अब किसी को कुछ पूछना है तो पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि आज मैं मैम प्लाजो में स्ट्रेट स्टिचिंग आता है ना, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट ही स्टिच करना है ना। कहाँ पर। प्लाजो में साइड से स्ट्रेट स्ट्रेट ही स्टिच करते हैं ना। हाँ स्ट्रेट ही किया है। तो फिर मैम बॉटम भी ऊपर से जितना है बॉटम भी फिर उतना ही रहेगा ना प्लाजो में। क्या कह रहे हैं बॉटम के लिए। जैसे फिर बॉटम को कम या ज्यादा तो नहीं कर सकते ना मैम। बाद में क्यों कम करेंगे, आपने पहले जो मेजरमेंट लिया वही तो रखेंगे आप। बॉटम आराम से फोल्ड होगा। देखो आपको जो दिक्कत कल आ रही थी, कल मेरे से किसी ने एक जने ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमेशा जब नीचे की चौड़ाई ज्यादा होती है, हम फोल्ड करते हैं ना कपड़े को, तो ऊपर की चौड़ाई जो होती है ना वो कम होती है, तो हमारे कपड़े में सल आ सकता है। दैट वाज अ नाइस क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, ये इतना सा देखिए बाहर निकल रहा है, और मैंने इसको बीच में से टांका लगाया ही नहीं है, तो मैं इसको पहले फोल्ड करके काम करूंगी। क्योंकि जब हम किसी कपड़े को फोल्ड करते हैं ना ऐसे, तो ये कपड़ा हमेशा हमारा नीचे वाला ज्यादा होता है। पेटीकोट में भी होता है ना ऐसा, तब हमें रिंकल्स डालने पड़ते हैं। उस केस में अगर आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना 1.5-2 इंच 2.5 इंच तक आप कर रहे हैं, वहां पर आप स्ट्रेट कटिंग करके भी फोल्ड कर सकते हैं। मतलब फोल्डिंग पोर्शन शुड बी इक्विवेलेंट, लेकिन मैं इसको क्या है, बाद में साइड से स्टिच करूंगी, पहले मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको, तो जो आएगा वो बच जाएगा इधर की साइड से। या पहले आप आराम से, बहुत अच्छा तरीका एक और बताती हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये कपड़ा लिया हमने बॉटम का, मुझे इसमें करीबन
1.5 इंच फोल्ड करना है, ये 1.5 इंच। 1.5 इंच पर मैं इसको क्या करूंगी, प्रेस कर लूंगी एक बार अच्छी तरह से फोल्ड करके। तो आपको इधर से दिखाती हूँ, देखिए इसमें दोनों तरफ आपको ये कॉर्नर में कपड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको पहले ही स्टिच कर देंगे, फिर तब हम फोल्ड करेंगे ना तो हमारा बहुत अच्छे से सिलाई हो जाएगी। जैसे ये मेरा ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगी, बैक साइड से इस कॉर्नर को सीधा सिल देती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली ये सिलाई की कुछ कमियां हैं, इसको स्टिचिंग हैक्स बोलते हैं। और ये आई ही आपके साथ में दिक्कतें कि हमारा कपड़ा नीचे से चौड़ा था, ऊपर आके हमने क्योंकि ए लाइन बनाया है, तो फोल्ड करते टाइम हमारा ए लाइन का जो सकड़ा वाला हिस्सा है, देखो ये मैंने इसको इस तरीके से और थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। अब आप देखिएगा अभी बिल्कुल सही आ जाएगा। ये लास्ट की मैम फिनिशिंग की छोटे छोटे टिप्स हैं, आपको इसमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं कि हमें स्टिचिंग के कुछ रूल्स होते हैं। अब देखो ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया, अब नहीं बड़ा छोटा आ रहा है, तो आप इसको नीचे से स्ट्रेट कर सकते हैं। जब आपने पैनल के लिए आई से इधर और इधर आपने बढ़ाया था ना, तो वहां पर आप थोड़ी 4 इंच तक की नीचे की चौड़ाई ऊपर की चौड़ाई बराबर लीजिए, तो आपको जो फोल्ड करते टाइम दिक्कतें आएंगी ना, ये बिल्कुल नहीं आएंगी फिर। मैम प्लाजो में अगर पूरा इलास्टिक डालना हो तो कितना आएगा? 2/3 ऑफ योर वेस्ट, जो टू थर्ड आपकी ऑफ। कमर आप नाप रहे हैं ना, उसको जी 2/3 कर लीजिए, पूरा लगा ठीक। लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो क्या है, मुझे बताना था कि दोनों चीजें हम कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्लाजो का या पैंट का या स्कर्ट का या पेटीकोट का, सलवार का, आप इस टाइप से ही फिनिश करेंगे। ये डार्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, 2 डार्ट्स दिख रहे होंगे इधर और इधर, यहाँ पे 2 डार्ट्स डले हो ना, एक ही रहा एक ही रहा। ठीक है, इसका बॉटम आप फिनिश करके देखिएगा। नीचे से बॉटम की जो चौड़ाई है वो कैसे करते हैं, एक बार मैं आपको इस पे बोर्ड पे पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ए लाइन कपड़ों में, ये फोल्डिंग में या पेटीकोट की फोल्डिंग में कई बार दिक्कतें आती है। एक बार अस्तर के साथ का भी बताइएगा ना। अभी पहले आप लोगों ने प्लेन एक एक बार स्टिच कर लीजिए। देखो मेन बात आती है, अस्तर के साथ में इतनी कोई दिक्कतें नहीं है, ड्राफ्टिंग डिफरेंट है तो, लेकिन प्लेन अगर आपको आ जाता है ना, तो मेरे को 1 या 2 कपड़े अस्तर के साथ मैं जरूर बताऊंगी आपको। लेकिन इसको अगर अपन अस्तर के साथ ले रहे हैं ना, तो आपको एकदम तो ये ही नहीं समझ में आएगा। ये देखिए, मैम मेरा इसलिए अस्तर से पूछ पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे हम अगर बहुत घेर वाला बनाते हैं तो फिर हम उसके अंदर का अस्तर भी उतना घेर वाला ही लेंगे। नहीं उसके क्योंकि 2 मैंने लेंगे मैंने देखे प्लाजोज निकाल के तो देवर क्वाइट नैरो लाइक पैंट्स मे बी नॉट इवन पैंट्स, अ हाँ, ब्रॉडर पैंट, और हम्म, कपड़ा बहुत सारा घेर का था ऊपर। बिल्कुल। वो अभी मैं 2 मिनट बाद बताती हूँ। पहले आपको ये बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या सबको, या इसमें कुछ आ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है। देखो ये प्लाजो की मैंने ड्राफ्टिंग की थी, मैंने नॉर्मल पैंट से या नॉर्मल हमारा जो पैंट का वो था बेसिक बॉडी ब्लॉक, उससे की थी। लेकिन अब मेरे सामने सिर्फ ये प्लाजो है जिसको मुझे स्टिच करना है। सबसे पहले मैंने क्रॉच सिल दिया। क्रॉच सिलने के बाद में मेरे पास में दूसरा पैनल भी था ना, ये वाला, तो क्रॉच सिलने के बाद में मैंने दोनों साइड्स भी सिल दिए। ठीक है, अभी मैंने ये वाला पोर्शन नहीं सिला, और ऊपर फिर मैंने क्या किया, 4 इंच लंबी एक पट्टी इसके ऊपर जोड़नी है मेरे को। वो 4 इंच जो पट्टी है वो मैंने इस हिसाब से ली थी कि हमारा 1.25 इंच ऊंचा इलास्टिक था, तो 1.25 इंच ऊंची मैंने फ्रंट में बुकरम की पट्टी लगाई थी। लेकिन बुकरम की पट्टी के लिए मैं फ्रंट पैनल को अपनी कवर के हिसाब से यहाँ पर डार्ट्स या फिर प्लीट्स डाल दूंगी। तो मेरी फ्रंट की कवर जो है वो मेरी 19 है, और हमारे कपड़े की चौड़ाई उससे थोड़ी ज्यादा थी पैनल की, तो जो भी फ्रंट में एक्स्ट्रा आ रहा था 19 से, वो मैंने यहाँ पे डार्ट्स में या प्लीट्स में कंपेंसेट करा। बैक साइड में मेरा कपड़ा जितना मेरा पैनलिंग है उतना का उतना लिया है, इलास्टिक बैक साइड में डाली है तो वो मैंने 2/3 लिए। अब बात आती है हमारे बॉटम को हम कैसे फोल्ड करें। इसके लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर आप क्या करिए, इधर से इधर और इधर से इधर, ये जो है ना ये वाली जगह, इसको आप 2-2.5 इंच तक बिल्कुल सीधा कट कर दीजिए, नॉट लाइक ए। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे
तो आपका कपड़ा बड़ी आसानी से नीचे से फोल्ड हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जब हमारा ए लाइन कट गया है तो हम उसको पहले प्रेस करके फोल्ड कर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा जो आ रहा है वहां से आप कट कर दीजिए। तो आपको ये जो बॉटम की जो फोल्डिंग है, ये मेरे से कल भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम जब हम फोल्ड करते हैं किसी भी चीज को ऊपर की तरफ लाते हैं, स्पेशली इन पैंट्स, तो पैंट पे तो क्या होता है, नीचे का हिस्सा आपका सकड़ा है, आप उसे चौड़ाई पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर का हमारा चौड़ा है, क्योंकि पैंट जो थी ना वो हमारी उसका इस टाइप से था, हमारा पैंट हमारी इस टाइप से जा रही थी, प्लाजो हमारा नीचे से चौड़ा जा रहा है, पैंट का बॉटम हमारा नीचे से सकड़ा जा रहा है। तो सकड़ी जगह को चौड़ी जगह पर फैला तो नहीं सकते ना, तो जो ऊपर वाली जगह है थोड़ी सी, जितना आपने फोल्ड किया है वहां पर आप स्ट्रेट स्टिच करिएगा बगल का, देन यू कुड फोल्ड इट वेरी इजीली। हमें एक कपड़े को दूसरे के ऊपर स्टिच करना है तो दोनों पोर्शंस हमारे सिमिलर विड्थ के होने चाहिए। उस केस में आप हल्का सा ट्रिमिंग कर लीजिए पहले, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी सिलाई में। बोर्ड क्लियरली दिख रहा है क्या आप लोगों को? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ब्लर्ड सा दिखता है। ठीक है, तो नीचे का जब बॉटम आप फोल्ड करेंगे तो उसको यहाँ साइड से नीचे नीचे के बॉटम को आप बिल्कुल बराबर ले लीजिए, और बराबर लेने के बाद आपको फोल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। मैम उसके बाद फिर हम ये सेंटर लाइन अटैच करेंगे, क्रॉच के नीचे वाला पोर्शन वैसे तो एंड में। नॉर्मली पता है क्या होता है, हमेशा ये पोर्शन पहले अटैच करके फिर हमें फोल्ड करना चाहिए। तो मेरी जो मशीन है ना, इसमें क्या है, ऐसे सर्कुलर सिलाई के लिए साइड का मैं प्लेट हटा देती हूँ, तो मेरी जैसे इतनी सी भी आस्तीन होगी ना, वो इस पे अच्छे से रोटेट हो जाती है। और इतनी अच्छे से मैं जीन्स भी कई बार होती है ना मेरे घर में, थोड़ी सी लंबी है तो मैं इसे घर पे लाके अल्टर करती हूँ, बाजार से नहीं करवा के लाना होता, तो वो आराम से रोटेट हो जाती है। लेकिन आपको क्या है, कपड़े को पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप पहले इसको फोल्ड, इसको सिलने की बजाय आप पहले ये भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, फिर ये जो अंदर का टांका हम लगाते हैं ना, ये साइड से धागे धागे से निकलने लग जाते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तो पहले आपको यही स्टिच करना होता है, देन यू हैव टू फोल्ड इट। लेकिन थोड़ा आसानी आपको रहे, इसलिए मैंने बोला पहले आप ये सिल लीजिएगा, फिर आप ये टांका लगा सकते हैं। लेकिन तरीका वैसे ये सही नहीं है, आप सबसे पहले यही सिलें और फिर फोल्ड करें, अगर आपसे सफाई से फोल्ड हो रहा है तो। हमारी वैसी वाली जो मशीन होती है ना, इसमें तो क्या है, मैं साइड की प्लेट हटाती हूँ, मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगी इसका, कि इसमें क्या होता है, कपड़ा अंदर घुस जाता है उस साइड वाली जगह में, और वो कपड़ा आराम से उस जगह पे पूरा रोटेट होता है, तो मुझे मैनेज ही नहीं करना होता, पूरा आराम से बॉटम अराउंड को या स्लीव्स अराउंड को पूरा कर देता है बाद में। बाकी इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बताएं, मैं क्योंकि अब अस्तर वाला प्लाजो का किसी ने क्या क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा उसे सॉल्व कर देती हूँ। और मैम एक और चीज जो हमारे बहुत गैदर्स वाली जो चीज होती है ना, आपने बताया था कि हम क्रॉच के बाद कट कर सकते हैं, और जो जॉर्जेट वाले कपड़े से बनती है, बहुत सारे प्लीट्स वाले होता है, घेर वाला, मतलब वो शरारा। कुछ भी अगर हमें स्कर्ट बनाना है तब तो हम डेफिनेटली बेल्ट के नीचे से ही कर देते हैं वो। अब प्लाजो में हम्म। हम क्रॉच के नीचे से स्टार्ट करेंगे वो। नहीं, क्रॉच के नीचे से नहीं करेंगे, आप नी लेंथ पे ला करके स्टार्ट करेंगे। मैम वो अच्छा नहीं दिखता नी, मतलब वो तो मतलब नी लेंथ पे अगर नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा ऊपर ही लेना है, जैसे अभी आप शॉर्ट ऊपर कुर्तीज लेंगे के ना, आपको साथ। बताऊं क्या होगा, जब आप बैठोगे ना तो इतने सारे गैदर्स आपको बहुत इनकंफर्टेबल फील करेंगे। आप एटलीस्ट 2 ढाई 3 इंच तो नीचे लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्टली यहां से तो नहीं लेते, या तो आप कमर पे ही लो, क्योंकि तो फिर क्रॉच मैम पर ऊपर कटिंग नहीं करने आना में, चाहिए। हाँ, अगर कमर पे लेंगे तो कटिंग कैसे करेंगे क्रॉच और ये सब? वो तो बहुत सारा घेर है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने बताया था आपको एक कल कि पैंट से आप इतना सारा यहाँ ले सकते हैं, तो आप एक्स्ट्रा ले लीजिए ना, क्रॉच तो आपका जहाँ है वैसे ही रहने वाला, आपके गैदर्स तो यहाँ आ जाएगी ना ओके। बेल्ट के नीचे। आप ओके। कपड़े को यहाँ से कितना भी बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉच के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें, क्रॉच को तो हमारा जो बेसिक बॉडी ब्लॉक है ना क्रॉच पे बनाया हुआ, वो एग्जैक्टली वो कभी नहीं है। लेकिन क्रॉच पर आपको ज्यादा गैदर्स लेने भी नहीं, आपको बीच से 4 इंच छोड़ के अपने गैदर्स बनाने हैं, क्योंकि वो जो यहाँ वाली बीच वाली जगह होती है, या हम जहाँ बैठ रहे हैं ना, वहां पे अगर बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो रहा है ना, इट डजंट लुक गुड। आगे बढ़े, यस अस्तर कैसे यूज करते हो बता देती हूँ। देखिए क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना जिनका भी है, उनको एक बेसिक बॉडी ब्लॉक पेंट का बनाना आता है,
ठीक है। यस हमने मैम। उसी बेसिक बॉडी ब्लॉक से हमने अस्तर की एक पैंट की कटिंग की है जो एग्जैक्टली हमारे पैंट के रूल्स को फॉलो करेगी। यानी हम अस्तर बना रहे हैं पैंट की स्टाइल में, और हम ऊपर जो मेन कपड़ा लगा रहे हैं वो हमारा प्लाजो है। तो अब हमें कितनी ड्राफ्टिंग की जरूरत पड़ गई? हमें पहले तो अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग की जरूरत है। मैं एक बार ड्राफ्टिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ये लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, वो इसका आंसर या रिप्लाई तभी कर पाएंगे जब वो इसको बना के देखेंगे। ये देखिए, ये मेरा एक पैंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक है। मैंने क्या किया, अस्तर लिया, 4 तह में मोड़ रखा है, और मैंने इसको कट कर लिया। अस्तर कौन सा लेंगे, या तो क्रेप का लेंगे या शेंटून का लेंगे। इसमें कॉटन अस्तर नहीं लेते हैं कभी भी लोअर्स में। लोअर्स में कॉटन अस्तर अगर आप लोगे तो आपके पैरों पे वो चढ़ेगा, इसलिए क्रेप या फिर शेंटून का कपड़ा लेते जो सिंथेटिक होता है। ठीक है, तो हम इस टाइप से एक ये कट कर लेंगे, और ये हमारा एक हो गया अस्तर वाला पोर्शन। मैं फ्रंट में आ जाती हूँ अभी। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला यही बेसिक बॉडी ब्लॉक यूज करना है। हमारा मेन कपड़ा हमें लेना है, हमारा क्रॉच हमें एज इट इज लेना है जैसा हम प्लाजो में लेते हैं। हमारा ये जो साइड है ये हमें एक बार आप इसे एज इट इज ले लीजिए, नीचे से प्लाजो को बना दीजिए। लेकिन अब जो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो आपका मेन जो भी फ्लोई कपड़ा है, जॉर्जेट है, या कोई आप और किसी सिंथेटिक फैब्रिक से बना रहे हैं या प्योर से बना रहे हैं, तो हमारा क्रॉच एरिया, हमारी लेंथ, और हमारा ये जो था ना जी वाला पोर्शन, ये हमें सेम लेना है। सिर्फ हमें इसको इधर से बढ़ाना है और इधर से बढ़ाना है। इसकी जो लेंथ है पैंट की वो हम 1 इंच छोटी रखेंगे। कब? जब आप अस्तर की बात कर रहे थे, अस्तर की लंबाई हमें हमारे मेन कपड़े से छोटी रखनी है, और जो मेन कपड़ा है वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारी नॉर्मल लंबाई। तो अब आपके पास में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आ जाएगी। आई थिंक एवरीवन कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम एक तो पैंट बना रहे हैं, उस पैंट को हम एक प्लाजो के अंदर घुसा के पहन रहे हैं। ये है हमारी लाइनिंग वाली की पूरी सी कहानी। तो जब आप उसे स्टिच करेंगे तो क्रॉच से क्रॉच पर सिल भी सकते हैं, नहीं भी सिल सकते, लेकिन वेस्ट बैंड जो है ना, जिसमें हमने बुकरम लगाई है, जिसमें हम इलास्टिक लगा रहे हैं, वो दोनों कपड़ों को कंबाइन करेगा, और बाकी दोनों कपड़ों की सेपरेटली सिलाई होगी। आप पहले अपना एक प्लाजो जो मेन कपड़े का वो पूरा सिल लीजिए, वेस्ट बैंड नहीं लगाना है। फिर आप इस वाले का जो अस्तर का आपने बनाया है उसको पूरा सिल लीजिए, उसके अंदर घुसा दीजिए दोनों पैनल्स को, और बस ऊपर से, क्योंकि सारी सिमेट्री है, ऊपर से दोनों कपड़ों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, नीचे की पूरी फिनिशिंग कर लीजिए, क्रॉच एरिया भी पूरा सिल लीजिए। बस अब आपको क्या करना है, दोनों अस्तर और प्लाजो का मेन कपड़ा जो है वो पर वेस्ट बैंड के साथ सिक्योर करना है। नाउ यू गॉट योर अस्तर वाला प्लाजो। मैम बहुत मतलब आराम मैम वो से। अंदर कहीं भी अटैच नहीं होता है, वो सिर्फ वेस्ट पे ही अटैच होगा। कभी कभी क्रॉच से अटैच कर लेते हैं लोग, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। आप दोनों कपड़ों को सेपरेटली पूरा सिल लीजिए, और एक मैम के एक अंदर एक। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैम, अगर नीचे का जो लाइनिंग है वो अगर श्रिंक कर जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है मैम? अगर हमने ज्वाइन किया हुआ है पैंट को, और नीचे वाला जो अंदर वाला श्रिंक लाइनिंग है करेगी तो वो अपनी जगह पे श्रिंक कर गई, आपने अटैच थोड़ी ना किया होगा उसको। तो मैंने अटैच किया वो पैंट के साथ लाइनिंग, और लाइनिंग को वो अटैच नहीं करना है आपको। अगर आप फ्लोई कपड़े के साथ बना रहे हैं तो लाइनिंग को अटैच नहीं करें। नॉर्मल पैंट, जैसे मैंने अगर क्रेप टिशिन का लिया पैंट बनाई, उसके अंदर लाइनिंग लगाई और लाइनिंग हम्म। श्रिंक गई, देन व्हाट टू डू? देखो, इसका तो कोई इलाज नहीं है, ये तो नॉर्मली सबके साथ ये हो रहा है। देर इज नो अल्टरेशन ऑफ दिस थिंग कि आप उसे अल्टर भी नहीं कर सकते हो। मैं कई मैम बार जब खुद से बनवाती हूँ। हाँ, अगर लाइनिंग को हम उधेड़ लें और उधेड़ के फिर एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के वो वर्क करेगा? ये देखो, ये सारी चीजें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेटर ऑन स्टेज हो जाएगी। ये स्टिचिंग का पार्ट भी नहीं है भी हमारा, और अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकलेंगे ना तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। आप उधेड़ेंगे तो ऊपर वाला कपड़ा सबसे पहले डैमेज हो जाएगा, अस्तर का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप ओके नॉर्मली जो भी अस्तर आप लगा रहे हैं ना, मैंने एक सैंपल आपको बताया, आप सिर्फ शेंटून और क्रेप ही लीजिए ना अस्तर के लिए, क्योंकि ओके। कॉटन अस्तर क्या होता है, बिलाई खाता है। कई बार क्या नहीं होता मैम, है, हम लोग से कितना भी श्रिंक कर लेते हैं, भिगो लेते हैं, जब हम आयरन करते हैं तो पता चलता है उसमें इतनी तो कांड होती है, वो टेढ़ा मेढ़ा सा और हो जाता है। वो ब्लाउज तक तो मेरे को वाला अस्तर का कपड़ा बिल्कुल सही लगता है, कुर्ते में तो मैं कभी प्रेफर नहीं करूंगी। आप बाजार से कभी रेडीमेड कुछ लाए होंगे ना अगर,
तो आप देखिएगा उसमें तो लाइक्रा का अस्तर लगाते हैं ये लोग। लाइक्रा ही है, लाइक्रा सॉर्ट ऑफ ही है। तो आप कुछ भी मत करिए, अगर आपको अस्तर लगा के कुछ भी बनाना है ना, कोई भी कुर्ता बनाना है, यू जस्ट परचेज दैट क्रेप क्लॉथ, और 50 रुपीज पर मीटर बहुत अच्छा मिल जाता है। कॉटन कपड़े के साथ अस्तर नॉर्मली ना लगाए, क्योंकि लगाने के बाद में क्या है, हमारा इतना ऊपर वाला जो इतना महंगा कपड़ा है वो उसके साथ नहीं एडजस्ट करता। एक धुलाई के बाद में उसका कहीं और डायरेक्शन जा रहा होता है और वो ऊपर सारे सल दिखते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो कपड़ा होता है ना उसके ऊपर वाला कपड़ा स्टक भी नहीं होता, वो पूरी तरह से स्टिच होने के बावजूद भी करता है। वो ब्लाउज में भी ये हालतें हैं, जब हम नया नया ब्लाउज लेके आते हैं टेलर के यहाँ सिलवाते हैं, हम खुद सिलते हैं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और एक वॉश हुआ और उसके बाद में अस्तर आड़ा टेढ़ा से कुड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, अच्छे से आप उसे श्रिंक करिए बहुत अच्छे से, और फिर खूब रब करके उसका पूरा स्टार्च निकालिए। इतना ज्यादा स्टार्च आता है कि समझ ही नहीं आता अस्तर का कपड़ा क्यों लगा रहे हैं हम, लेकिन लगाना पड़ता है ना हमें। अब ब्लाउज में आप लगा नहीं सकते क्रेप का या शेंटून का, क्योंकि वहां तो आपको चिपकाना है एक दूसरे को। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इनका अल्टीमेटली ऐसा कोई परफेक्ट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी तो शायद मिसगाइड कर सकती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी ऐसी कोई सलाह दूं कि वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करता रहे और फिर भटकता रहे। तो मैं हर एक चीज के बारे में आपको ढंग से बता रही हूँ कि ऑलवेज यूज द बुकरम विच विल बी पेस्टेड। आप जो भी चीजें ले रहे हैं वो थोड़ा सा देखो, मेरे ख्याल से आजकल कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। कोई शायद ही कोई ऐसा होगा जो बहुत ही फार अवे रह रहा है और उनको ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं जब भी कहीं कहीं पर भी बैठी हूँ और मुझे लगता है कुछ परचेज, तो आज परचेजिंग इज सो इजी। आप खाली कपड़े के बारे में जस्ट मेंशन इन योर कॉपी कि अस्तर लेना है, लोअर्स में लेना है, कॉटन अस्तर, पॉपलिन। कई लोग मुझे कहता है मैम पेटीकोट की पॉपलिन नहीं लगा सकते क्या? पेटीकोट की पॉपलिन 34 इंच की आती है। अब आप उसको पैंट की फॉर्म में अगर अस्तर में लगा रहे हैं, कितना मोटा होता है वो कपड़ा, तो वो हम नहीं लगाए। क्रेप क्या होता है, सिकुड़ने का तो चांस ही नहीं है उसमें, कभी भी नहीं सिकुड़ता। और वो शेंटून से क्या है, शेंटून थोड़ा चमकता है, क्रेप ज्यादा शाइन भी नहीं करता। तो आप कोशिश करिए क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। और सिकुड़ रहा है उसका तो देखिए मेरे पास खुद के पास कोई आंसर नहीं है। मेरे खुद के एक दो कपड़े इस टाइप के हो गए कि मुझे लगता है कभी स्वेटर के नीचे पहन सकती हूँ, बस नहीं पहन पाते हैं मुझे। चलिए, हमारा एक ही अस्तर वाली जो प्लाजो है, प्लाजो और पैंट दोनों बनाइएगा, एक दूसरे के अंदर घुसा लीजिए, और ऊपर वाली वेस्ट बैंड आप चाहे इलास्टिक के साथ सिक्योर करिए, चाहे आप अपना बुकरम और इलास्टिक वाला। मैंने आपको दोनों तीनों चीजें बहुत अच्छे से बताई है। लोअर्स के बारे में अब हमारा एक बार हम ये चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसके बाद में आपको एक और भी लहंगा बताना है, वो हम लेंगे बाद में। पहले हम अपना कुर्तीज का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम ब्लाउज कंप्लीट करेंगे, फिर हम लास्ट में लहंगा बनाएंगे। क्योंकि लहंगा क्या है, एक पार्टी वेयर गारमेंट्स में आ जाता है। सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तब तक सब लोगों को रिलेटेड टू डिजाइनिंग बहुत सारे कंफ्यूजन काफी निकल जाएंगे हमारे। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे हाँ, आस्तीन में स्लीव्स अगर अपन अगर जैसे डॉट डाल रहे हैं स्लीव्स में थोड़ा डिजाइन बना रहे हैं, तो अपन का जितना स्लीव्स है उससे एक्स्ट्रा थोड़ा लेना पड़ता है कि उस कपड़े को कैसे एडजस्ट करना पड़ता है? ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वाले में मैं पफ स्लीव्स ही सिखाने वाली हूँ आपको। हाँ मैम। ठीक है, अब आगे बढ़े। और मैम वो कल वो भी सिखाएंगे ना, वो पेपर फ्यूजिंग कैसे कल एक और गला बनेगा हमारा, उसमें आपको पेपर फ्यूज, कल वाली क्लास तो छुट्टी है हमारी, परसों। परसों मैं हाँ बोट नेक सिखाऊंगी आपको। आप लोग तब तक ही सादा गलों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुर्ता हमें करे हुए 2-3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो शायद कुर्ते में भी काफी कंफ्यूजन अगर आपको हैं, तो नेक्स्ट कुर्ते पर आप आएंगे ना, तब तक आपके सारे कंफ्यूजन ठीक हो जाएंगे। पफ स्लीव्स होगी, बूट नेक होगा, और ड्राफ्टिंग थोड़ी सी चेंज है, तो आपको स्लीव्स के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल ही जाएगा। और कुर्ते में खाली नेकलाइन फर्क है, ड्राफ्टिंग भी फर्क है, बेसिक बॉडी ब्लॉक भी डिफरेंट है। मैम एक चीज और ऐड कर दीजिए ना, आप चाइनीज कॉलर जो होती है ना, जो यूजुअली मतलब बैठी हुई वाली जो वेस्ट साइड के, नेक्स्ट कुर्ता, आप करवाएंगे ना कवर? हाँ, उसके बाद भी एक और कुर्ता हमारा बनेगा। उसमें हम लोग चाइनीज नहीं, उसको हम लोग हाईनेक कॉलर बोल के सीखेंगे, क्योंकि उसमें फ्रंट में एक स्लिट ओपन करना और हाईनेक कॉलर भी मैं सिखाऊंगी। ऐसी वाली कॉलर मैं नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। हमारा ये डिप्लोमा कोर्स में बहुत लंबा लंबा
आगे तक बढ़ना है हमें, तो ये वाली जो कॉलर आती है ना, ये जो इसमें आपको दिख रही है, शर्ट कॉलर। निकल रहेगी। हाँ, ये देखते हैं, फिर कभी हम करेंगे तब। बाकी अभी मैं चाइनीज कॉलर लेने वाली हूँ। मैम द क्लास इज गोइंग वेरी नाइस, मतलब लर्निंग अ लॉट एंड लर्निंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सबका ट्रस्ट है मुझ पर, और मैं अच्छे से अच्छा जिंदगी भर कर पाऊँ, ये ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों से भी चाहिए। देखिए, पता है, रिलेशंस जो बनते हैं ना, वो हमारे गुड गिविंग से ही बनते हैं। जब हम लोग अच्छा किसी को कुछ दे सकते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं करना होता। मैं तो अपने घर पे बैठी हूँ, और ऐसे ही सब कुछ चलता रहे, बढ़िया लगता है। मैम एडवांस अभी आगे प्लानिंग कीजिएगा। देखिए, हाँ। मैं ये चाहती थी, मैं संगीता जी से बात करूंगी इस बारे में। एक बार तो हम लोग बेसिक वाला जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है, इसका मैं अपनी 22वीं क्लास पर एग्जाम लूंगी आप लोगों का। उस टाइम मैं चाहूंगी कि एक फैब्रिक सबको अलग अलग टास्क देंगे। मतलब वो क्या होगा, एक चॉइस होगी आपकी, जितने भी कपड़े मैं सिखा दूंगी ना 22 तारीख 22वीं क्लास तक, उसमें से मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी। सब उसमें से एक एक कपड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और हो सकता है 2 जने भी कोई एक ही चीज सेलेक्ट करें, जिसको जहां कंफर्ट हो। आप लोग उसे स्टिच करेंगे, हाफ डन कर सकते हैं, कंप्लीटली स्टिच कर सकते हैं। उसके पूरे नोट्स कैसे बनाते हैं, उसका पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको भेजूंगी। और एक हमारा रिटन एग्जाम होगा। वो रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन तो होगा नहीं, आप लोगों को सबको एक क्वेश्चन पेपर दूंगी मैं, और आपको जस्ट उसमें एबीसीडी पे मार्क करना है। वो देखती हूँ मैं कैसे डिजाइन हो पाएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज मेरे साथ आ जाते हैं। तो सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को इश्यूज हो पाएंगे जो उस एग्जाम को देंगे, है ना। और उसके बाद फिर जो यस। हमारी रिमेनिंग क्लासेस रहेगी, उसमें हम फाइनली आप लोगों की डिमांड पर जो भी कपड़ा आप चाहेंगे वो मैं करवाऊंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत टिपिकल पर पहुंचे। हम जितना सफर हमने तय किया है ना, वो हमारा बहुत अच्छे से जाए। किसी एक व्यक्ति को क्या होता है, बहुत समझ में आ भी जाता है, वो लोग बहुत आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें पूरे बैच को एक बार वो साथ तो लेके बेचारा। चलना है। हमारी ये 25 क्लासेस होने देते हैं, फिर संगीता जी जैसा आदेश देंगे हमें, हम लोग वो चीज करेंगे। आपके भी बहुत सारे नोन ऐसे होंगे जिन्हें शायद ये क्लास ज्वाइन करनी रह गई है, तो हम एक और अगर डिप्लोमा हमारा बनता है, उसके साथ में अगर हम लोग और एडवांस पे जाते हैं, जो भी आप लोग चाहेंगे वो हम सब करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। वैसे बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन है ना, लोगों ने अगर स्ट्रेंथ में ज्वाइन करे ना थोड़ा सा, और जिन्होंने ज्वाइन किया कब वो पूरे भी आए ना, तो मजा आता है ना। लोगों ने ज्वाइन तो किया 26 और आते 17-18 ही हैं। तो that is तो एक अच्छा मैसेज आप ग्रुप में डालो कि वेरी गुड गोइंग, और अपने फीडबैक्स डालिए ग्रुप के अंदर। जो लोग अभी तक भी नहीं जुड़ पा रहे हैं या किसी कारण से अटक रहे हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिले। वो सोच रहे हैं रिकॉर्डिंग आ रही है, रिकॉर्डिंग से खुद ही कर लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है, लेकिन एक वो क्लास का डायरेक्ट लाइवली देखना और करना, उसका मजा अलग ही होता है। तो एक कोशिश जो हम करिए। लोग डेढ़ हाँ, जो हम लोग ये 1.5 घंटा एक साथ बिताते हैं ना, इस टाइम पता है क्या होता है, आप लोगों का एक अंदर से एक पाथ सा बनता है अपने आप ही। और रिकॉर्डिंग का तो यही रहता है कि ठीक है, हमारे साथ भी यही रहता है कि हम पता नहीं मतलब कब। रिकॉर्डिंग में एक आप क्या है कि जो ये आप लोग कम्युनिकेट है वो सुन रहा है बंदा बस, बाकी उसके अलावा खुद कम्युनिकेट बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, ना क्वेश्चन पूछ पा रहे, ना आप उसमें अपना एड ऑन कर पा रहे हैं या ले पा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, रिकॉर्डिंग में। अगर आप लाइवली करते हैं तो आप अपना भी फीडबैक देते हैं, आपसे भी लेते हैं, तो काफी फर्क पड़ता है। संगीता जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। हम्म। एक्चुअली फर्स्ट टाइम रहा है मेरा कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस ऑनलाइन ली हैं। लेकिन एक चीज हाँ। का मुझे इतना अच्छा लगा है कि हाँ। जाके आने में, या जयपुर जैसी सिटी में दो हाँ। घंटे लगते हैं जाके आने में। हाँ, राइट राइट। मतलब इतना ट्रैफिक, उसके बाद में फिर पार्किंग की जो खतरनाक वाली प्रॉब्लम्स हम लोग जो देख रहे हैं ना, मुझे तो कहीं जाने से पहले सोचना पड़ता है कि स्कूटर की पार्किंग ही नहीं मिल रही। तो उस केस में आपने जो ये पाथ इन सबके साथ में शेयर किया कि ऑनलाइन यस। हमने क्या है, जील जगा दिया। सिलाई लोग बिल्कुल ही नहीं सीख रहे थे। मतलब मेरी क्लास में जब पेरेंट्स लेके आते हैं ना अपने बच्चों को, तो वो इधर उधर दिखते रहते हैं कि पता नहीं हमारी मम्मी हमें कहाँ लेके आ गई। जो हम्म। फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसके अलावा किसी लड़की को इंटरेस्ट नहीं होता। जबकि एक होम मैनेजमेंट में एक एक पार्ट, 1 महीने की सिलाई हर लड़की की जिंदगी को सुखद बना देती है, मेरे ख्याल से सबको आना राइट चाहिए। राइट। नहीं नहीं, आप लोग जितने लोग जुड़े हैं ना, तो ग्रुप में मैसेजेस डालिए। वो सिलाई वाला दूसरा ग्रुप है, उसमें भी अपने फीडबैक्स भेजिए। लोगों को बताइए कि कितना अच्छा क्लास हो रहा है ना, हम कितना अच्छा सीख रहे हैं। तो जितना आप इसको करेंगे ना, तो उतना हमारे लिए भी अच्छा, और आपको भी मतलब मिलेगा कि भाई हमें ऑनलाइन में भी सिलाई जैसी चीज
करी जा सकती है। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सक्सेसफुल हुए इसमें, और वो मतलब ऑनलाइन भी अच्छे से सीखा जा रहा है। अभी ना मेरे पास किसी ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की है, तो वो बता हाँ। रही थी कि उन्होंने हुनर करके है ना, हुनर पे प्लान किया था कि मैं ऑफलाइन नहीं कर पाऊंगी, ऑनलाइन कर लेती हूँ, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे। अब जब उन्होंने फॉर्म भरने की कोशिश की तो उस पर 25,000 रुपीज चार्जेस थे, और 3 महीने की वो क्लास थी। तो उन्होंने ऐसे ही किसी से बात की तो बोले कि ना वहां पे जो ऑनलाइन चल रही है क्लासेस वो रिकॉर्डिंग्स वाली होती है, पहली तो आपकी कंफ्यूजन्स हैं उसके लिए आपको लेटर ऑन वेट करना पड़ता है, एंड चार्जेस वाज टू हाई, 25,000 रुपीज इज टू मच फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। तो फिर उस लेडी ने आके बोला कि मैम मैं तो वैसे 25 सिटिंग्स कभी भी कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन वो ऑफलाइन कर रही है। अब जब उन्हें बाद में पता चला कि आपके यहाँ ऑनलाइन भी हो रहा है, और वो कह रही काश मैं ऑनलाइन कर लेती, लेकिन अब उनका ऑफलाइन फिनिश होगा, बाद में कभी होगा तो एडवांस भी करेंगे फिर, लेकिन अभी वो आती है मेरी ऑफलाइन क्लास में। हम्म। नहीं नहीं सुमन जी, आपने एक सबके लिए एक मौका दिया है, जीतो के माध्यम से एक ये नया ट्रेंड शुरू हुआ। फ्यूचर में शायद आपके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप ऑनलाइन भी कर पाएं, और आगे से आगे आप अपना आपने मुझे क्योंकि पता एक है आपको इसकी बहुत बड़ी अच्छा पहचान एक्सपीरियंस दे भी दी हो है। गया। आपको अब तो मास्टरी हो जाएगी ऑनलाइन क्लास लेने में। हाँ, नहीं आपने पता है मुझे, एक होता है ना हर आदमी स्ट्रगल बहुत करता है, बहुत काम किया होगा, लेकिन आपने मुझे कितनी अच्छी पहचान दी है, उसके लिए तो मैं दिल से आपके लिए थैंकफुल हूँ। कहाँ हम लोग मिलने वाले थे कुछ पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा। हम भी बहुत रियली 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 मतलब अब मुझे लग रहा है ना, लोगों के जब फीडबैक्स आते हैं ना कि आपने तो ये मतलब बहुत ही अच्छा शुरू किया। कोई सोच नहीं सकता कि जीतो मतलब जीतो की स्थिति मतलब पहली बार ही हुआ है कि ऑनलाइन सिलाई का सेशन आया है। इवन सिलाई डिप्लोमा कोर्स सिलाई के लिए बारे में सोचा भी गया है। तो इसके लिए तो मेरे मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज आप लेके आए ऑनलाइन। तो मैंने दैट्स मतलब, जबकि करते वक्त मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि भाई ऑनलाइन सिलाई कैसे कोई सीखेगा, लेकिन अब फाइनली जब हुआ है तो ऐसा लगता है कि नहीं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। तो चलिए, अब आप लोग इसमें अब जैसे जैसे बता रहे हैं, अपने अपने जो भी चीज आप बनाते हैं ना, तो ग्रुप में भी शेयर करिए, लोगों को भी बताइए कि आपने क्या बनाया है। जो भी आप जितना भी बताएंगे ना, तो एक दूसरे को का भी पता लगेगा कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो छोटी छोटी चीजें आप बनाओ और ग्रुप में शेयर करो। आज फर्स्ट क्लास है सिलाई की। हम्म। आज फर्स्ट क्लास है सिलाई। नहीं, 11th हो गई भाई। हाँ? 11th सेशन है ये, 11th सेशन। 11 सेशन कंप्लीट हो गए हैं, अब 50% होने ही वाले हैं, बस बस 12। उसके बाद तो हम 50% और रहता है, 50% सेशंस डिप्लोमा कोर्स के नेक्स्ट में हो जाएंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग पहले वाली। तो अब आप आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है, यस। तो इसी ग्रुप में है, तो आप कैसे नहीं देखा? आपने ग्रुप में सारी तो शेयरिंग डेली आ रही है। नहीं देखा अभी, तो आज ही देखा। दिस इज नॉट गुड ना। क्लास तो कब से शुरू है और आपको पता ही नहीं है। यस। तो आपका नाम? लीना। तो लीना जी, आपने तो जब पैसे डाले तो आपको ध्यान नहीं है कि आपने मेरे को क्लास भी ज्वाइन करना है? मिस हो गई। मिस तो ज्यादा मिस हो गई ना। 50% मिस करना कितनी बड़ी बात है। कोई भी कर सकता है, एक हो दो हो, चलो शादियां हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, समझ में आई। आपने ग्रुप भी नहीं देखा, आपको ये भी नहीं पता कि रिकॉर्डिंग्स आई है इसके अंदर। दिस इज नॉट गुड ना। अगर पैसे दिए हैं तो यार उसको वसूल तो करो। आपने तो अपनी जो डाला है इसके अंदर नॉमिनल जो भी प्राइस आपने डाली, तो एक बार देखो तो सही ग्रुप में क्या हो रहा है। सारी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, लोग इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप पहले पूरा ग्रुप खोल के देखो, उसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और लोगों के फीडबैक्स भी मिलेंगे। ठीक है ना, पहले आप देखो। ठीक, थैंक ठीक यू। है, चलिए, ओके, गुड बाय, नाइट। थैंक यू मैम। ओके वेलकम, थैंक्स टू ओके ऑल ऑफ यू, बाय। लव ओके। यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।